अक्सर बात करते रहता हूँ ना कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, कोई भी बच्चा है उसको पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। तो इसके दो स्टेप्स हैं, एक तो प्रोसीजर और दूसरा है प्रोसीजर यानी आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे, और दूसरा है इंटरलिंक यानी कि आप सब्जेक्ट्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटरलिंक जोड़ेंगे कैसे। और तब ये जब आप ये सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं। तो पहले मैं पहले वाले प्रोसीजर की बात करता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे पढ़ना चाहिए। तो जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं। आपने अक्सर इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस में ऐसा देखा होगा कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइम पर ऐसा सिखाया गया होगा कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक राम इज गोइंग टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में राम स्कूल जा रहा है, राम के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट राम है। अब सब्जेक्ट राम है यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी शब्दावली होती है, टर्मिनोलॉजीज होती है, उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी सब्जेक्ट की आप टर्मिनोलॉजीज समझ पाते हैं तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट को समझ गए। अब टर्मिनोलॉजी है वो आपको कैसे समझ में आएगी, इस बात को समझने के लिए आपको देखना होगा कि वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, उसका ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज से हुआ है। क्या वो ग्रीक भाषा का है, क्या वो लैटिन भाषा का है, क्या वो एंग्लो सैक्सन भाषा का भी कुछ शब्द यूज करते हैं। एंग्लो सैक्सन यानी कि इंग्लिश की मदर है एंग्लो सैक्सन। जैसे एग्रीकल्चर में हम वीड वर्ड का यूज करते हैं, वो एंग्लो सैक्सन से ही है। या संस्कृत भाषा का अगर मैं कहूँ तो ये सारी पुरानी भाषाएं हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी का जिक्र नहीं किया मैंने क्योंकि हम नई भाषाओं से अक्सर शब्दावली का चुनाव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे दो छोटे छोटे रीजन हैं कि हम ओल्ड लैंग्वेजेस को यूज क्यों करते हैं। ओल्ड लैंग्वेजेस लाइक लैटिन है, ग्रीक है, एंग्लो सैक्सन और जैसे अदर लैंग्वेजेस हैं। लैटिन जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम 26 अल्फाबेट्स यूज करते हैं, आयोटा वगैरह आपने अगर नाम सुना है, साइंस में पढ़ा होगा। तो ग्रीक के अंदर आप अल्फा, बीटा, गामा जो इसके अल्फाबेट लेटर्स हैं उनको सुना होगा। तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आप ज्यादातर वर्ड्स जो साइंस के हैं, जो टर्मिनोलॉजीज है, वो ग्रीक, लैटिन या इन ओल्ड लैंग्वेजेस से क्यों चूज की जाती है। तो दो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पहला तो जैसे जो स्टार्टिंग के अंदर जब हम स्टडी कर रहे थे, जो स्कॉलर्स थे, जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज को ही यूज किया। और लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर है वो लिखे। अब वही रिसर्च पेपर हम जनरेशन बाय जनरेशन पढ़ते गए। जैसे हमने कल बुक्स वाली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि वो धीरे धीरे हम उन्हीं लैंग्वेजेस से, तो कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जैक्ट प्रॉपर मीनिंग रहे, उनका मीनिंग चेंज ना हो, इसलिए हमने उन्हीं वर्ड्स को एज इट इज उठा लिया। लाइक एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से लिया है हमने, उसकी वो ओरिजिनेटेड है लैटिन से। और पोमोलॉजी है तो ये लैटिन प्लस ग्रीक है, यानी दोनों लैंग्वेजेस से लिया गया है। दूसरा मुझे रीजन ये लगता है कि जो ओल्ड लैंग्वेजेस हैं उनको हमने इसलिए चूज किया कि उनमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। दीज आर द डेड लैंग्वेज और उनमें चेंज पॉसिबल नहीं होता। लाइक इंग्लिश जो न्यू लैंग्वेज है, जो आज के दिन यूज करते हैं, उसमें चेंज पॉसिबल है। जैसे पहले हम यूज करते थे सॉरी वर्ड को, आजकल हम सॉरी को यूज न करके पार्डन वर्ड यूज करते हैं, यानी कि उसकी डिक्शनरी चेंज हो रही है। लेकिन लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेजेस हैं उनकी डिक्शनरी चेंज नहीं होती, इसकी वजह से उनके मीनिंग है उनमें स्टेबिलिटी रहती है, उनका मीनिंग वही फिक्स रहता है। तो इस वजह से हम ये दोनों कारण है जिसकी वजह से हम जो ओल्ड लैंग्वेजेस है उनका यूज करते हैं। तो आप हमेशा टर्मिनोलॉजीज पढ़ें और देखें कि कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है और उसका उस लैंग्वेज में मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हमें मीनिंग देखना होता है, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी शब्द आ जाए उसका। और मीनिंग हमें ये जनरल बहुत थोड़ी सी जानकारी दे के जाता है। जैसे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ तो मैं बार बार एग्रीकल्चर का ही जिक्र करूंगा, यानी कि मिट्टी की या खेत की जुताई करना एग्रीकल्चर का मीनिंग निकल करके आता है। 2 या 3 वर्ड्स ही।
उसके बाद में जब उसकी स्टडी करनी है तो हमें पढ़ना होता है उसकी डेफिनेशन, जिसको आप परिभाषा बोलते हो। वो 2-3-4 लाइंस में लिखी जाएगी, वो थोड़ी सी और ज्यादा बातें आपको बताएगी। जैसे एग्रीकल्चर में कि हमें उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौधों और पशुओं को पालना चाहिए, इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखते हैं। और उसके बाद में उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर आप क्या रिसर्च करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, क्या प्रोसेस है, उनके सब टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ते हैं, वो 2, 3, 5, 10 या नंबर ऑफ बुक्स में आप उसको स्टडी करते हैं, तब जाकर के वो एक सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है प्रोसीजर के अंदर कि आप पहले मीनिंग पढ़िए, मीनिंग के लिए आपको टर्मिनोलॉजी की नॉलेज चाहिए, उसके बाद में डेफिनेशन पढ़िए और डेफिनेशन के बाद में आप उसको डीप स्टडी करने के लिए आप एक सब्जेक्ट के तौर पर और बाद में उसकी बहुत सारी ब्रांचेस के तौर पर आप उसको पढ़ते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूं, जो इंटरलिंक मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। सब्जेक्ट्स को हमेशा दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटरलिंक करके पढ़ना चाहिए। इंटरलिंक क्यों करना चाहिए? ताकि दिमाग में चीजें जुड़ जाए, अलग अलग ना पड़ी रहे कि ज्योग्राफी अलग है, हिस्ट्री अलग, इस तरीके से अलग ना पड़ी रहे। तो हमें सब्जेक्ट को जोड़ना है। जैसे हमने 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी ना राजीव गांधी जी के टाइम पर, तब हमने वो सारे सब्जेक्ट एक साथ लिए थे, पीसीएम, पीसीबी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जिसको आर्ट्स बोलते हैं, कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स है या अकाउंटेंसी है, मैथमेटिक्स है, ये कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो इंटरलिंक वाले सब्जेक्ट। और एग्रीकल्चर के अंदर मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर एक आर्ट भी है, एग्रीकल्चर एक कॉमर्स भी है और एग्रीकल्चर साइंस भी है। किस तरीके से, मैं थोड़ी सी बातें आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी पौधा उगाते हैं या कोई भी जानवर को पालते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पर, यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन कहाँ कैसी है, किसी जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहां पर कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल ग्रो किया जा सकता है। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन ही वजह है कि भारत सेब भी उत्पन्न करता है, केला भी, धान भी, और अनाज में डाइवर्सिटी है, पल्सिस क्रॉप्स में डाइवर्सिटी है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है इंडिया की डाइवर्स ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो ज्योग्राफी एग्रीकल्चर से बहुत जुड़ता है। दूसरा सब्जेक्ट जो आता है हिस्ट्री, उसको आप स्टार्टिंग से देखते हो कि फूड की हिस्ट्री क्या है। ये एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी बुक है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से स्टार्टिंग के अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई और उसमें किस टाइम पर किस तरीके की एग्रीकल्चर की जाती थी, मनुष्य ने सबसे पहले या कौन सा जानवर कब पालना स्टार्ट किया, उसकी उस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंस थी, आप गाय को माता क्यों बोल रहे हैं, धरती को माता क्यों बोल रहे हैं, इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। थर्ड आता है कि पॉलिटिक्स से कैसे जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर। मुझे दो पॉलिटिक्स के अंदर, इंडिया के अंदर दो विचारधाराएं जो नजर आती है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस मुझे लगता है कि प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान देती है कि उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, देश की जनता भूख से नहीं मर जानी चाहिए, और प्रोडक्शन ज्यादा है। इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा टाइम और लूं, तो एनएफएसएम, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, 2008-9 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में आ गया था। 2013 में उसको एक्ट बना दिया गया, जो आप 2 रुपए 1 रुपए किलो चावल और गेहूं वगैरह खरीदते हो। तो कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा ध्यान देगी प्रोडक्शन पर, लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं देगी, वो क्वालिटी पर ध्यान देगी कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान देगा बीजेपी, और मोर प्रोडक्शन, केमिकल फार्मिंग पर ध्यान देंगे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट। तो पॉलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू, और कोई भी स्कीम आती है एग्रीकल्चर के अंदर, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द विचारधारा ऑफ कांग्रेस और बीजेपी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उससे जुड़ी रहती है। अब मैं साइंस के सब्जेक्ट पर अगर आऊं, तो केमिस्ट्री तो डायरेक्टली जुड़ी हुई है कि आप कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या खा रहे हो आप, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स, क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी किस चीज को कंज्यूम करना चाहती है, आपकी बॉडी किस चीज से फॉर्मेशन हुआ है, उसके अंदर कौन से एलिमेंट है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। सॉइल केमिस्ट्री तो सारी ही है।
जुड़ी हुई है। तो केमिस्ट्री से तो एग्रीकल्चर जुड़ी हुई है डायरेक्टली। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के अंदर आप प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं या उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको कल्चर करते हैं। और जब कल्चर वर्ड ज्यादातर वहां पर यूज होता है जहां पर कोई चीज को आप पालते हैं, कोई चीज को ग्रो करते हैं। लाइक आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे कि ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट में ग्रो होता है उसको हम बोलते हैं कल्चर, कि हमारा कल्चर ऐसा है, सभ्यता ऐसी है। केमिस्ट्री के अंदर कल्चर अलग है और एग्रीकल्चर में भी कल्चर है, यानी इसमें प्लांट्स ग्रो होंगे। तो बायोलॉजी के अंदर बॉटनी और जूलॉजी होती है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स को पालना एग्रीकल्चर है, तो वो डायरेक्टली बायोलॉजी के साथ जुड़ जाती है। उसके बाद में मैं कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट्स का जिक्र करूं, लाइक इकोनॉमिक्स है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। एग्रीकल्चर इज ए ब्रॉड बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है एग्रीकल्चर। आज भी मोर देन 50 और 60% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से भी जुड़ी हुई है, बिजनेस से भी जुड़ी हुई है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो, इनसे भी जुड़ी हुई है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ना होता है, सभी सब्जेक्ट्स को जोड़ करके पढ़ना होता है। और जब आप सब्जेक्ट्स को जोड़ करके पढ़ते हैं तो दिमाग में कहानियां बनने लगती है और वो कहानियां अक्सर याद रह जाती है।